अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़ और मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और साकिब बशीर साहब। मामला इस तरह से है नाजरीन कि सियासत में बयानिया और हिकमत अमली दोनों की बहुत अहमियत होती है, लेकिन बयानिया एक ऐसा हथियार होता है जो वोटर्स को, अवाम को कोई भी पार्टी बनाती है ताकि अपनी तरफ खींचा जा सके। और अब सेनेट के जो इंतखाबात आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया रहा है कि हम फॉर्म 47 वाले लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये एक बयानिया था और काफ़ी मकबूल बयानिया भी रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की हद तक अगर हम देखें तो। लेकिन जब ये 6-5 की एडजस्टमेंट का मामला आ रहा है तो फिर लगता है कि इस बयानिए के हवाले से कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटी है और दूसरी जानिब जो वफाक की हुकूमत है, वो सारे अलायज़ हैं जो ये चाह रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और वो ये कह रहे थे कि हम वो जो आज़ाद अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। वो भी उससे पीछे जाते हुए अपनी 5 सीटों के लिए बिला मुकाबला जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जो ओहदेदार हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, हम जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं ये अपने कागजात वापस नहीं लेंगे और ये जाएंगे सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुसूसी तौर पर इस फैसले से, इस एडजस्टमेंट से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है या नहीं है, इस पर बात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या टास्क मिला है, इस पर बात करनी है। उन्होंने साथ ही एक बार फिर जो है एक और तरमीम का इशारा दिया है, वो किस हवाले से बात कर रहे हैं इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर करप्शन के जो 26 मुकदमात थे वो 14 साल बाद उनमें बरी हो गए हैं। कुछ दीगर मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले ये जो खैतूनख्वा में हो रहा है, रोज़ाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है। अब कवरिंग कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हम तो अपने कागजात वापस नहीं लेंगे। अब मामलात किधर जाते हुए देख रहे हैं? अगर ये 6-5 की एडजस्टमेंट होती है तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमजा, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर हम देखें ये होना ही था कि जब आप पार्टी में टिकटों की तकसीम करते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं। और केपीके के अंदर जो है, चूंकि अक्सरियत केपीके की थी और जब महसूस नशिस्तों की तकसीम हुई, उस महसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद ज्यादा मसला बना, क्योंकि जब पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो उस फैसले के नतीजे में तकरीबन तमाम सेनेट की जो नशिस्तें थी वो तहरीक इंसाफ को जा रही थी। लेकिन उसके बाद दोबारा जब नजरसानी में गए तो उन नशिस्तों की तकसीम जो है उसमें फर्क पड़ गया और फिर जो माल गनीमत तकसीम हुआ उस कीमत में मजीद फर्क पड़ गया। फिर तहरीक इंसाफ को छांटी करना पड़ी, यानी उन्हें फिर कुछ लोगों को जो ना टिकट देने का फैसला किया गया और कुछ लोगों को टिकट देने का फैसला किया गया। अब जिनको नहीं मिली टिकट वो तो शोर मचाएगा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, चाहे तहरीक इंसाफ में हो। अब जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो 8, 9, 7 या 6 जमातें हैं जो अपोजिशन में थी, उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि माले गनीमत में ये इतना कुछ हमें मिल जाएगा कि हम दरादर करेंगे। अब देखें ना कि उनकी तरफ से 1-2 उम्मीदवार तो ऐसे इस नजर आए कि जो हर साल हर सेक्शन में बल्कि अपनी सियासी जमात तब्दील करते हैं। वो उसे हम कह सकते हैं कि वो किस बुनियाद पे करते हैं, यानी जहां से वो समझते हैं कि यहाँ पर ज्यादा चीज दी जाएगी तो यहाँ से टिकट मिल जाएगी। तो ये होता है। तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तिहान जरूर है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्या वाकई जो आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के खड़े होंगे उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अपनी 6 सीटें निकाल लेगी कि नहीं। और अगर उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अपनी 6 सीटें निकाल लेती है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और फिर आप ज़हन में रखिएगा ये हो जाना है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ये हो जाना है। अक्सर मामला यही आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि 5, 6 या 7 और जमातें हैं, उनके मतलब कोई बात हो तो मीडिया पे नहीं चलती, लेकिन तहरीक इंसाफ के मतलब कोई बात हो तो उससे स्पेशल इस वक्त चलाया जाता है जब तहरीक इंसाफ बाकायदा एक बड़ी मूव चला रही है, जब तहरीक इंसाफ एक बड़ी मूव लेकर निकली हुई है, जब तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रही है। तो इस वक्त में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हमें देखना ये होगा कि क्या 21 का इलेक्शन जो है वो बाकी ग्रुप कितना डिस्टर्ब करता है। अगर तो 21 के इलेक्शन को बाकी ग्रुप ने
ज्यादा डिस्टर्ब किया तो फिर तहरीक के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर वो ना उसको डिस्टर्ब कर सके तो वो नुकसान नहीं होगा। हाँ, आम का जो है उसके लिए जरूर होगा, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक हो सकता है कि अगले 24 घंटों में बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पैगाम जो है वो बाकायदा आ जाए। और हो सकता है बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली से, बहनों में से कोई आकर इन लोगों को आकर इनसे बात करे और इन्हें समझाने की कोशिश करे। ये सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सारा कुछ नहीं भी होता तो इस बात को जहन में रखिएगा, 21 तारीख तक बहुत सी चहमगोइयां भी चलेंगी जी, 21 तारीख तक अफवाहें भी चलेंगी, लेकिन फैसला 21 तारीख को ही होना है। किसने जीतना है, किसने हारना है। अगर एक सीट भी इनकी खराब होती है, मैं कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ की, तो वो किसको मिलेगी? पहले तो ये देखना होगा ना कितने उम्मीदवार हैं। क्या कोई अपोजिशन की तरफ से ऐसा उम्मीदवार तगड़ा है कि जिसको वो सीट मिल सके? तो वो नजर आता है कि वो ऐसा नहीं है जी। तो अगर अपोजिशन की तरफ से कुछ ऐसा तगड़ा आजाद उम्मीदवार है तो हो सकता है फिर वो अपोजिशन की सीट ले जाए और अपोजिशन की 5 से 4 हो जाए। ये भी सारी चीजें जो है हमें सामने रखनी होंगी और एक पूरी लिस्ट को सामने रख के देखना होगा कौन किसकी नशिस्तें ले सकता है, कौन किसके वोट ले सकता है। और ज़हन नशीन कर लीजिएगा, एक बात को लिख के रख लीजिएगा, तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, अगर उनसे हट के किसी को वोट पड़ता है तो वो इमरान खान की हदायत के खिलाफ अमल होगा। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम बानी तहरीक इंसाफ की हदायत पर अमल कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं, फिर वो उनके नजरिए की मुखालफत करेंगे। और इस पर बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह दे दी है, जो उनकी बहनों के जरिए बाकायदा अनाउंसमेंट भी हुई थी। बिल्कुल ठीक है। साकिब बशीर साहब, आप क्या समझते हैं, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं? और इन लोगों का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, वो ये कहते हैं कि जी हमें जो भी है बेशक एक सीट मिले, हमें जाना इंतखाबात की जानिब ही चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि जो लोग इमरान खान के लोगों को वोट नहीं देंगे वो खुलकर सामने आ जाएंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो गद्दार है वो क्लियर हो जाए। वो पीटीआई क्या जो लड़ती हुई नज़र ना आए। कोई मामला हो, कोई इशू हो, कोई जो है वो इनकी मुशावरत हो, कमेटी हो, कोई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का मामला हो, वहाँ पे हमें पीटीआई के लोग एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात भी लगाते नज़र आते हैं और लड़ते हुए भी नज़र आते हैं। अमीर मकाम साहब भी मुस्लिम लीग नून से हैं और खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उनके भाई भी वहाँ पे पोजीशन लीडर, उनके वो अपनी फैमिली से बाकी टिकट भी उन्होंने दे लिया, सारा कुछ हो गया। और अब दूसरी जानिब पीटीआई जो है वो बाकायदा तौर पर लड़ रही है और जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में वो ठीक ठाक हो जाएगा, पीटीआई मेरे ख्याल में पिछले 2-3 दफ़ा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। वो एवं फैसला इस तरह ही नहीं कर रहे कि उन्होंने 5-6 की अगर ऑफ़र की तो ठीक है उस ऑफ़र को तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि ये ना हो कि बाद में कुछ MPs उधर चले जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई, और फिर आगे चलकर जो वज़ीर आला का अगर उनकी तब्दीली का मामला आता है तो वहाँ वो दूसरी तरफ ना चले जाएँ। तो सारी चीज़ें बड़ी सिक्योर होती हैं। फिर एक और बड़ी अहम बात है कि जो सियासत है उसमें हिकमत अमली बहरहाल वो होती है। हिकमत अमली के तहत बाज़ औक़ात आप किसी जो है वो किसी को टिकट दे रहे होते हैं और किसी को नहीं दे रहे होते, और बाज़ औक़ात आप मुस्तकबिल में करते हैं, और ये हमने देखा भी है। यहाँ पे सूरत हाल अब ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको नहीं पता कि 26वीं आईनी तरमीम में भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के MNAs के लिए वो महफूज जगह रखी हुई थी कि वहाँ वो खैबर पख्तूनख्वा में रहेंगे ताकि उनको कुछ छेड़छाड़ ना सके। फिर भी हमने देखा कि 5, 7, 8 लोग आगे पीछे हो गए जो ज़रूरत थी हुकूमत को। माजी में जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त भी MNAs आगे पीछे हो गए थे। तो पीटीआई के लोग वो जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो दूसरी तरफ वोट कर देते हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि पीटीआई की वहाँ के जो लीडरशिप है उसने ये फैसला किया। फिर इमरान खान साहब ने जो लिस्ट फाइनल की, उस लिस्ट को सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमने काउंटर चेक भी किया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो अब जिस तरह की सिचुएशन में पीटीआई जा रही है, मेरा ख्याल में इनको इस सिचुएशन
पोजीशन में और इलेक्शन में जाने से फिर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि रिफ्ट खुल के सामने आ गई है कि वहां पेशावर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है वहां के उनके मुकामी जो रहनुमा हैं उन्होंने, और वो एक जो टिकट पर जो है वो बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब देखना ये है कि ये कंसेंसस पीटीआई की बाहर बैठी जो क़यादत है जो उस पर कोई कंसेंसस लेके आ सकती है और एक मुत्तफ़िका फैसला देगी, या उनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और इलेक्शन के रिजल्ट्स तो फिर कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है राना साहब, अगर ये जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं ये दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करते हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं, दूसरी उन्होंने ये धमकी लगाई है कि हम उस रोज़ असेंबली का घेराव भी कर सकते हैं, बाकायदा तौर पर एहतजाज भी करेंगे, अगर मामलात इस तरफ चले जाते हैं फिर आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर, उस पर तो हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो कितने आपको अनसेफ नज़र आते हैं? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह साकिब ने भी कहा है कि हर चीज की एक हिकमत अमली होती है। आप क्या समझते हैं ये हिकमत अमली तय नहीं की होगी? आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ इस पर सोच नहीं रही होगी? आप क्या समझते हैं कि जो जिन लोगों को टिकटें मिली हैं क्या उनके साथ लोग नहीं होंगे? और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, देखिए मौलाना कासिम साहब एक ऐसे उम्मीदवार थे जमीयत उलमा इस्लाम में जिनकी रिस्पेक्ट इतनी थी कि जब वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन हारे तो कहा गया कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है एक आलमे दीन से। और अब मौलाना कासिम की जगह दिलावर खान को टिकट दी गई है जी। मौलाना कासिम साहब को टिकट नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून के अंदर अमीर मुकाम की फैमिली को टिकट दी गई है। और इसी तरह आप बाकी जगहों पे देखें किस तरह हुआ है। मैं तो इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर 6-5 या जो भी है हो जाना चाहिए। अगर एक सीट का मैक्सिमम 1 सीट का फर्क पड़ेगा मैक्सिमम जी, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उससे क्या होगा, उससे बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, उससे बहुत सी चीजें हो जाएंगी। अगर अब ये जो बात एक साकिब भाई ने कही ना कि वो पीटीआई ही क्या जिसमें इख्तलाफ ना हो, हमें ये खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को अपने इख्तलाफ राय का हक है। यहाँ पर बादशाहत नहीं है, और अगर किसी जमातों में जमहूरियत होती है तो वहाँ बात होती है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए, और ये जमहूरियत ही असल हुस्न है। अगर हम इख्तलाफ राय नहीं करेंगे तो इत्तेसाब किसका करेंगे? अगर हम इख्तलाफ राय नहीं करेंगे तो राना साहब पता चलेगा। जी जी साकिब साहब। राना साहब, मैं जो है वो इख्तलाफ राय नहीं बल्कि लड़ाई की बात कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते के इवेंट्स अगर आप देखें तो उन इवेंट्स को कनेक्ट करते जाएं कि कहाँ कब किसने क्या कहा। मतलब लाहौर जाते हैं, वहाँ पे आलिया हमजा का डेफिनेटली इख्तलाफ था और इख्तलाफ राय हो भी सकता है, लेकिन वो इंटरनली भी एड्रेस हो सकता है। लेकिन पब्लिकली उसने आके बाकायदा तौर पर मजाक उड़ाया अपनी पार्टी का, जो है वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तो मसरूफ थी। फिर आप आगे अगले स्टेप पे जाएं तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो उन्होंने अडियाला जेल के बाहर इतनी सख्त गुफ्तगू की, उनकी लैंग्वेज, उनका गुस्सा जो है वो जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे वो एक पॉलिटिकल एक लीडरशिप के अल्फाज नहीं थे। बाद में उन्होंने मादरत भी की उस पर। तो ये जो इवेंट्स हैं, मेरे ख्याल में इन इवेंट्स में ये कोई लड़ाई आप कह सकते हैं, इख्तलाफ तो चले अच्छी बात है, वो तो जमहूरियत का हुस्न है। नहीं, क्या आलिया हमजा तहरीक इंसाफ से लड़ा हो गई? क्या आलिया हमजा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तहरीक इंसाफ की नहीं है? क्या आलिया हमजा ने आज नहीं कहा कि जो मर्जी हो जाए हम खान साहब के साथ खड़े हैं? क्या सलमान अकरम राजा ने अपनी गलती को माना नहीं और इस पर माजरत नहीं की? क्या इसी तरीके से बाकी लोगों ने नहीं माना? यही एक बड़ापन होता है ना। अगर आप नहीं मानते और डट जाते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई अब ये रहेगा या मैं रहूंगा, उससे हम मैं लड़ाई कहता हूँ, मेरा नजरिया वो है। बाकी आपके पास दुरुस्त है। देखें, जिस पाकिस्तान में एक वहां जमात है तहरीक इंसाफ जिसकी क़यादत जेल के अंदर है, जिसका चेयरमैन जेल के अंदर है, जिसका वाइस चेयरमैन जेल के अंदर है, जिसके बाकी लोग अहम तरीन रहनुमा जेल के अंदर है, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के इतने लोग जेल के अंदर हो और उन्हें लीड करने वाला जो है वो अभी पॉलिटिकल आदमी वो ना हो जिसे असल पॉलिटिकल आदमी कहते हैं, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। आप मुस्लिम लीग जब थी उस दौर में आप देखें, ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग बाहर थे, मरियम नवाज बाहर थी, बहुत से लोग बाहर थे। जब वो गिरफ्तार हुए तो फिर दूसरे लोग बाहर आ गए। तो ये एक चीज चलती है। आप एक जमात जो एक दफा इक़्तिदार में आई, दूसरी दफा उसने बेइंतहा पोजीशन, बेहतर पोजीशन ली,
फॉर्म 45, 47 को साइड पे भी रखते, उसके बावजूद भी उनकी पोजीशन देखें तो उस जमात को अभी तैयार होते, उसको ठीक होते, जब तक उनकी क़यादत नहीं आती तो ये सारा बिल्कुल ऐसी है, दुरुस्त बात है। जब टॉप लीडरशिप और उसके साथ साथ कुछ मोहब्बत करने वालों ने भी तो अपना हिस्सा डालना होता है ना। चले ठीक है, मोहब्बत करने वालों ने भी तो अपना हिस्सा डाल के ये सारा कुछ करना होता है ना। ठीक है राना साहब, टॉप लीडरशिप के हवाले से साकिब साहब वो बात कर रहे हैं, एक टैक्टिक्स के हवाले से सवाल ले लें, फिर आप अपनी बात साकिब साहब कंटिन्यू कीजिएगा। टैक्टिक्स की आप बात कर रहे थे, हिकमत अमली की बात कर रहे थे, जो यकीनी तौर पर बहुत अहम होती है। अभी तक हल्फ नहीं हुआ, जो मखसूस नशिस्तें लोग लेके दाखिल होंगे असेंबली के अंदर, उस हवाले से हिकमत अमली ये सामने आ रही है कि इजलास तो बुला लिया गया है, लेकिन इजलास शुरू होगा शायद, उसके बाद कौरम पूरा नहीं होगा, उसकी निशानदही कर दी जाएगी और फिर उस इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी की जो गवर्नमेंट है, जाहिर है टैक्टिक्स तो फिर होने चाहिए सियासत में, तो इस बारे में भी सोच रहे हैं। आप समझते हैं कि ऐसा हो पाएगा? हमजा भाई बात बड़ी क्लियर है कि पीटीआई को अब जो भी है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये हलफ नहीं लेंगे तो कोई और हलफ लेगा, ये इनको ले लेना चाहिए, हलफ ले लेना चाहिए। इसमें कोई अब दो राय नहीं है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, कोई कानूनी महाज नहीं है कि जो बचा नहीं है। हम उसको उस फैसले को कभी भी डिफेंड नहीं करते कि वो अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन वो जो राना साहब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर जरूर जो वो कमेंट करूँगा कि जो पीटीआई की जो हम बहुत मार्जिन देते हैं, पीटीआई के सारे वकील हैं, पिछले 3 साल से वो वकील हैं। 8 फरवरी से वो वकील जो एक जो है वो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, वो एमएनए बने हुए हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो अपोजिशन कोई लीडर है कोई, तो वो उनमें से ज़्यादातर जो वकीलों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वोट तो एक इमरान खान के नाम पर मिला, वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। एक चीज़ हमें माननी होगी कि पीटीआई की लीडरशिप आपस में तो लड़ रही है, लेकिन एक चीज में नाकाम हुई है कि अपनी लीडरशिप को वो बाहर नहीं निकलवा सके। वो कानूनी महाज था उनके पास सियासी महाज था। अगर उन्होंने नहीं निकलवाया तो बेशक आप कहें दूसरी तरफ जो है वो बहुत ताकतवर है, अदलिया से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा या जो भी है, लेकिन एक चीज तो फैक्ट है ना कि वो नहीं निकलवा सके। फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, हम मार्जिन देते हैं कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत बना दी गई, पीटीआई की थी, मैंडेट इनका था, सारा कुछ करते हैं। उसमें कानूनी गलतियां किसने की? किसने बताना था कि भाई आप जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएं ना जाएं और फलां दूसरी पार्टी में जाएं, कि जो पहले ही पार्लिमानी पार्टी हो? किसने बताना था? इन वकीलों ने बताना था जो पीटीआई को हेड कर रहे हैं। तो इनकी ये भी गलती है और ये वो स्टेप बाय स्टेप गलतियां हैं जो ये करते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अपनी लड़ाइयों में पड़ेंगे। और इमरान खान साहब की बात, पिछले 2 हफ्तों की मैं बात करें तो 2 हफ्तों के जो जराए बताते हैं, वहां जो मुलाकातें हुई हैं, वो बार आ कहते हैं कि मैं 2 साल से जेल में पड़ा हुआ हूं, मेरी लीडरशिप लाहौर कोट लखपत जेल में पड़ी हुई है और आप आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं और बारहा इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं कि आप लोग आपसी लड़ाइयां ना लड़ें और जिस तहरीक के हवाले से आपको टास्क दिया गया है वो टास्क पूरा करें। कुछ दीगर मामला हैं उन पर बात करनी है, खासतौर पर जो आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासत के हवाले से। केपी की तो हम बात करते हैं सेनेट के हवाले से, लेकिन इस्लामाबाद में भी बहुत नई खबरें सामने आ जाती हैं। अब फिर से मौलाना साहब ने जिस हवाले से बात कर दी है और वो फिर से लगता है कि कोई आईनी तरमीम की बात है और वो 27वीं आईनी तरमीम की कभी बात सामने आती है, फिर होता है कि इस हवाले से बात नहीं हो रही। मौलाना साहब ने क्या कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। अब ये है कि अगर हमने सुबह करने से बचना है और हम समझते हैं कि फौरी तौर पर ऐसा करना शायद मुश्किलात पैदा कर सके, तो क्या हम इनको एक सूबे का स्टेटस दे सकते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान को हमने दिया है। अपना उनका वज़ीर आला हो, उनका अपना गवर्नर हो और अपनी कौंसल और अपना निज़ाम खुद चलाएं और विफाक जो है वो बराह रास्त उनको मदद भी दे और उनके इकॉनमी का भी ख्याल रखें। तो इन सारी सूरतों में बहरहाल आइन में तरमीम तो करनी ही होगी।
जी, तो मौलाना साहब ने जो बात कही वो आपने सुनी है। खैर, ये जो मामलात हैं ये किसी और हवाले से वो बात कर रहे हैं, लेकिन आइनी तरमीम की बात हो रही है और आइनी तरमीम उसी वक्त हो सकती है जब हुकूमत भी ये चाह रही हो। तो अगर मौलाना साहब कुछ चाह रहे हैं और हुकूमत भी कुछ चाह रही होगी तो तभी आइनी तरमीम होगी। तो हुकूमत की भी बहुत सी ख्वाहिशें हैं। सारे मामलात पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सर, ये कहिएगा कि आइनी तरमीम की बात उठती है, फिर आइनी तरमीम की बात जो है वो पसे पर्दा चली जाती है, खामोशी हो जाती है। मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं और किसी भी आइनी तरमीम के लिए मौलाना साहब की बहुत अहमियत होती है। आप समझते हैं कि कोई बातचीत चल रही है इक़्तिदार के ऐवानों में? देखें, जब ये 26वीं तरमीम हो रही थी तो उसमें बहुत सी जमातों के मुतालबात आए थे और कुछ ने रिलक्टेंसी दिखाई थी 26वीं तरमीम में को सपोर्ट करने के लिए जब तक उनके मुतालबात पूरे ना हों। तो उस वक्त वो डालने के बजाय ये फैसला किया गया था कि 27वीं तरमीम आएगी तो उसके अंदर उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मुतालबा तस्लीम होना ना होना और बात है। ANP का था और उसके बाद MQM का भी था। MQM का था लोकल बॉडीज़ के हवाले से और ANP का था नाम के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के। तो इस पे हज़ारा जो है उसको बहुत सी जो थी वो रिजर्वेशन थी और फिर उस पर यह कहा गया था कि हम बाद में बैठकर फैसला करेंगे। तो ये तो है एक ज़िमनी सी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो तरमीम आनी है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जब नुमाया होंगी, जिस तरह पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें डाली गई थी फिर निकाल ली गई थी, आपको मालूम होगा। 26वीं तरमीम में कुछ मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात थी, कुछ दीगर बातें भी थी, लेकिन उस पर एक किस्म की कंसेंसस नहीं था। अब जो अगली तरमीम आएगी 27वीं तरमीम, उसमें ये देखा जाएगा कि कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनको लाने से कुछ आइन के अंदर बेहतरी आ सकती है, कोई निज़ाम के अंदर बेहतरी आ सकती है। तो फिर वो ये देखा जाएगा क्योंकि 26वीं तरमीम मतलब डिपेंड करता है कि कौन बातचीत कर रहा है, यानी कि हुकूमत कर रही है, अपोजिशन कर रही है। बहुत सी नुक्ताचीनी भी हुई उसके ऊपर, लेकिन उसको तस्लीम भी कर लिया गया। अच्छा एजाज साहब, मेरे दो सवाल हैं, एक बड़े छोटे छोटे से। एक तो क्या मौलाना फजलुर रहमान आपके कैब में शामिल हो गए हैं? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का 27वीं आईनी तरमीम का हवाला देना और जुबान वही बोलना जो हुकूमत कह रही है, नंबर एक ये बता दीजिएगा। और नंबर दो ये बता दीजिएगा, आपने कहा 27वीं आईनी तरमीम जिससे कुछ फायदा हो, क्या कोई ऐसी आईनी तरमीम आ रही है जिससे अवाम को फायदा हो? सैलाब आए, बारिशें आए, अवाम डूब जाती है, अवाम को फायदा कोई नहीं। गैस की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत आपने अवाम पर बम मार के गिरा दी है। कोई इसमें आपकी इतनी तरमीम, आपके इतने इकदाम, कोई एक इकदाम ऐसा है जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहले तो मैं मौलाना साहब की जो आपने बात की है वो उस पर कर लूँ। देखें, जब हम कर रहे हैं खुल के बात आपसे कि जब PTI वाले मौलाना साहब को इस बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे और इसके बावजूद मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान PTI के साथ बहुत सी बातें उनकी मनवाई, PTI वालों की, और बहुत उनको सपोर्ट किया। रात के 3-3 बजे तक इकट्ठे बैठते थे। मौलाना साहब की क़यादत में नमाजें पढ़ी उन्होंने और बाद में उनको फिर गाली गलौज शुरू कर दी। तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो जनाब हुकूमत की बात नहीं करेंगे और PTI की बात करेंगे? तो ये एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अपोजिशन है। तो ये अब आप खुद ही इस पे मतलब नतीजा निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, जो आईनी तरमीम है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। ये जो बातें आपने की हैं कि आप मतलब पेट्रोल की कीमतें, हम सब इसमें आपके साथ हैं। जो दीगर मामलात हैं जो खराबी की तरफ जा रहे हैं, जिससे अवाम को बेहतरी नहीं मिल रही है, उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन उसका आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं है, उससे गवर्नेंस से और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से ताल्लुक है। इजाज़ साहब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो आईनी तरमीम ला रहे हैं लोग, वही तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं ना। गवर्नमेंट भी तो उन्हीं की है ना। वही तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रहे हैं ना, वही तो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं ना। तो फिर आईनी तरमीम अगर वो ला सकते हैं तो अवामी तरमीम कोई नहीं आ सकती। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, अवामी तरमीम आनी चाहिए, अवाम को सहूलतें देनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, $40 अरब की रेमिटेंसेस आई हैं। तारीखी
यानी कि एक दाम हुआ है। आज से पहले कभी 30-34 बिलियन टारगेट रखे जाते थे, लेकिन वहां तक हम पहुंचते नहीं थे। अब आप 40 बिलियन पे चलेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेहतरी आ रही है। तो उस पे हुकूमत को चाहिए कि देखें हमारे जो मसले है ना कि हम अदारों को ठीक करने के बजाय खराबी की तरफ ले जाते हैं। इस दफा इन्होंने जो इख्तियारात दे दिए हैं ऐसे अदारों को कि वो जाकर किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी जाकर उसका अकाउंट बंद कर सकते हैं, किसी के भी अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं, किसी के मतलब साथ जो कि मतलब अपने टैक्स भी पे कर रहा हो, जो एक अच्छा अपना निज़ाम चला रहा हो, उस पे भी जो है वो उनको भी तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो है ये ठीक करने वाली हैं, ताकि आपकी इस वक्त जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ से या चाहे एक्सपोर्ट्स कर रही हो चाहे अंदरूनी तौर पर काम कर रही हो जिसने कि अभी अपने ऑफिसेज बैरून मुल्क नहीं ले गए। तो इजाजुल साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक चीज देखिएगा, रेमिटेंसेस को ना हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। सर ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हुआ जाए। ठीक है रेमिटेंसेस आई हैं क्योंकि मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं कि एक घर का एक बच्चा बाहर होता था, हालात की तंगी की वजह से उन्होंने 3 बच्चे बाहर भेज दिए हैं, वो यहां पर अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं। सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री से आती हैं जहां पे मजदूर तबका होता है। तो सर रेमिटेंसेस ये हैं, हम ये कहेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। तो ये दो चीजों को हर गवर्नमेंट ही कंफ्यूज करके लोगों को बता देती है। नहीं बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। डायरेक्ट DFI जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कोई इतनी पेशरफ्त नहीं हुई है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। और रेमिटेंसेस जो है ये बिल्कुल अलग हैं। अगर आप इसका तनासुब लें, जिस तरह आपने बात की कि एक की जगह 3 बंदे चले गए, तो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर हैज नॉट इंक्रीज ट्रेमेंडसली इन द पास्ट सो मेनी इयर्स। हमारे पे पाबंदियां थी UAE में वीज़ों की, कतर में थी, कुवैत में तो बल्दाब वीज़े जाके खुले हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के बाद, और इतने लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो पैसे अमेरिका, बरतानिया और यूरोप सबसे मिलाकर उससे ज़्यादा हमारा मजदूर जो है वो हमें भेजता है गल्फ से, GCC कंट्रीज से, और उसको भी हमें मतलब उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके मामलात को देखना चाहिए। जब वो पाकिस्तान आते हैं उनको यहाँ धक्के पड़ते हैं एयरपोर्टों के ऊपर, उनके लिए सहूलतें जो है उनको देनी चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए। और बिल्कुल ठीक है, इंसेंटिव देने चाहिए। जी साकिब साहब प्लीज। एजाज साहब आप एजाजुल हक साहब ये बताइएगा कि ये जो रेमिटेंसेस की बात हो रही है इसी को आगे बढ़ाते हैं कि एक चीज़ तो तय हो गई कि एक की बजाय अगर 3 लोग एक घर से जो बैरून मुल्क जा रहे हैं और ख़ास तौर पर गल्फ़ में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मसला है, यहाँ पे हुकूमत वो रोज़गार के मौके मुहैया करने में नाकाम है, और वो जो ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के उनके लिए कोई आगे रास्ता नहीं होता। एक अगर असामी होती है, 5 असामियाँ होती हैं, हज़ारों के हिसाब से दरख्वास्तें आती हैं, हज़ारों के हिसाब से कैंडिडेट्स आते हैं। अगर आपको मास्टर्स चाहिए तो PhD अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये जो एक हुकूमत की नाकामी है इसको आप कैसे देखते हैं? और इसी के साथ जो फ्रीलांसर्स हैं कि जिनके पास कोई जॉब नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, वो आज खुद कोशिश करते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए जो है वो पैसे बाहर से उनको डॉलर्स आते हैं। तो हुकूमत ने जो रेमिटेंसेस बढ़े तो हुकूमत ने बजाय उनको फैसिलिटेट करने के उन पर जो है वो ठीक ठाक टैक्स लगा दिए, उनके लिए काफ़ी हर्डल्स भी जो है वो बना दी हैं, जो यूट्यूबर्स आप उसको कहें या फ्रीलांसर्स कहें। तो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? एक तो जो आपने कहा ना कि एक की जगह 3 बार चले गए, तो उस तनासुब से लोग बाहर नहीं गए जिस तनासुब से इंक्रीज इन रेमिटेंसेस हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने की ना कि ये जो अब इस वक्त इंडिया में बहुत पहले से ये चल रहा था कि यूट्यूब के जरिए और कॉल सेंटर्स के जरिए पैसे कमा रहे थे, अब ये पाकिस्तान में भी रुझान आया है, बाइनेंस अकाउंट्स खुलवाने शुरू किए हैं, और अब इसको तस्लीम भी कर लिया है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो अब उस पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। तो इन चीज़ों को अभी तक हमने इसको सेंट्रलाइज नहीं किया, कोई मैकेनिज्म नहीं निकाला जिससे कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी उनको ज़रा पता लगता है कि इनके अकाउंट में पैसा आया, वहीं उन पे FIA वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, फिर वो बड़ी मुश्किल से अपनी
जान छुड़ाते हैं। तो हम लोग यानी कि एक कदम दुनिया से हमेशा पीछे की तरफ चले हैं। मान लिया आपने कहा जी चले वो उससे ज्यादा आ रही। मुझे एक तो ये बता दें, चंद गिने खानदान है पाकिस्तान में जो सियासी खानदान है जिनके बच्चे बहुत बड़े सरमायादार हैं पाकिस्तान से बाहर। ये बता दें कि उनकी कितनी सरमायादारी में से कितना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान आया है। शायद वो आपके नोटिस में हो, हमारे नोटिस में तो नहीं है। क्या उन्होंने भी पाकिस्तान को पैसा भेजा है कि जिससे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ सके? और दूसरा, मुझे एक बड़ा सिंपल सा सवाल जो हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे मुल्क के हालात, मेरे मुल्क का गरीब शख्स, मेरे मुल्क का आम आदमी किस दिन खुशहाल होगा? क्योंकि यहाँ पर तो हर अदारा आप हर अदारे की आप निजकारी कर रहे हैं। पहला तो सवाल आपका जवाब उसका ये है कि वो जीरो पे है जो उन्होंने पैसे वापस भेजने हैं, क्योंकि वो ज्यादातर सेटल जो है ना वो यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में और फिर दुबई में सेटल है वहाँ पे। तो वो तो कोशिश करेंगे यहाँ से पैसा वहाँ सरमाया भेजें बजाय वहाँ से यहाँ लाने के लिए। यहाँ तो सिर्फ उन्होंने अभी सिर्फ एक नाम रखने के लिए, एक फसाद रखने के लिए मतलब यहाँ पे बिजनेस शुरू किया हुआ है। अब वो मैं अब उनके नाम लेने शुरू करूँगा तो उनका तो पाकिस्तान में शायद कोई बिजनेस हो ही ना, बिल्कुल सिरे से ही ना हो। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सही है, इसमें कोई खदशा नहीं है कि वो जो मौरूसियत जो इस मुल्क के अंदर है वो एक ही दफ़ा सर्कुलेट होती है और वो पैसा जो है वो बाहर गया हुआ है और सबको मालूम है इस बारे में। हम कोई नई बात नहीं कर रहे। और दूसरा सवाल आपका था इस बारे में कि निजकारी कारें आपसे तमाम अदारों की निजकारी कारें कहाँ जाएंगे, कौन से नए अदारे बना दिए जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए वो जो निजकारी हो रही है मेरे ख्याल में उसके अलावा भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये बोझ नहीं उठा सकती। बट सबसे ज़्यादा जो IMF की शर्तें हैं उनके तहत आप सब्सिडी नहीं दे सकते, इसलिए अब यूटिलिटी स्टोर भी बंद हो गए सारे पाकिस्तान के अंदर। और अब वो बहुत जल्दी उनकी जो लिटिगेशन के अलावा होगी प्रॉपर्टी वो नीलाम होगी। दूसरा, लोग मजबूर थे बहुत ज़्यादा, ये बिजली और गैस और बाकी जो टैक्सेस लग गए ऊपर हर शख्स के ऊपर, तो वो मजबूर थे यानी कि इस किस्म के इक़दाम करने के लिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि मुल्क जो है वो तरक्की करे और ऐसे सहूलतें फराहम की जाएं जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और ये मैं बात सुनाया करता था कि इतना टाइम नहीं है, तो महातिर मोहम्मद आए थे पाकिस्तान जी, उन्होंने एक काबीना को खिताब किया था शौकत अजीज साहब के ज़माने में। तो उनसे ये पूछा गया था कि अब क्या राज है मलेशिया की तरक्की का। पहली बात तो ये कि उनके कोई दफाई अखराजात इतने ज़्यादा नहीं थे जितने हमारे हैं, यानी उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे दुश्मन नहीं बैठे हुए थे जिसपे कि उनकी मेजर शेयर जो है यानी वो दफा पे लग जाए 25% या 20% या जो भी लगता है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने जो किया वो ये किया कि एजुकेशन को बढ़ाया पहले और फिर पब्लिक सेक्टर में यानी हुकूमत ने वो इंडस्ट्री बनाई कि लोग पढ़ने के बाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाए। और उसका नतीजा ये निकला कि 25% उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे और 25% अपना बजट का जो है वो उन्होंने एजुकेशन पे लगाया। तो आज 97% लिटरेसी रेट है वहाँ और अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आता, क्योंकि लोग जब काम में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वो खुशहाली आ जाती है और फिर खुद भी वो तरक्की करते हैं। तो ये हमें भी इन मुल्कों को फॉलो करना चाहिए। उल्टा ठीक है, हमें भी इन मुल्कों को फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जाजुल हक साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। साकिब बशीर साहब आगे बढ़े तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो मामला है, 26 मुकदमात थे और 14 साल बाद ये केसेस ख़त्म हो गए हैं, अब उनको इनमें बरी कर दिया गया है। सवालात ये उठते हैं कि इतने साल बाद केसेस ख़त्म हो गए। दूसरा यह कि अगर इतने साल लग गए एक साबिक वज़ीर आज़म को, तो एक आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलता होगा? ये हमज़ा बहुत एक गैर मामूली दिलचस्प स्टोरी है और मेरा ख्याल में इसी तरह ही हमारा जो सिस्टम है, कल जो है वो जो वर्ल्ड जस्टिस डे था और हम जो 130 नंबर पे हमारी अदलिया है या हमारा जो सिस्टम है, इसी वजह से ही है।
ये केस जो है वो रूटीन में खबर तो आ गई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बरी हो गए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मुख्तसरन बताता हूँ। 2009 में इंक्वायरी इनिशिएट होती है FIA, 2013 में FIA जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और 26 मुकदमात बनते हैं 2015 में, 26 और 2018 में इन पर फर्द जुर्म आयद होती है। इल्ज़ाम ये है कि कोई 7 अरब रुपए का कोई स्कैंडल है, ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसमें 50 लाख रुपए फ्रंट मैन के जरिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लिए। 2018 में फर्द जुर्म आयद हुई। 2025 में अदालत ने आज ये कहा है कि गिलानी साहब के अकाउंट में तो पैसे गए नहीं हैं। अच्छा। और अगर इनके अकाउंट में ऐसे पैसे होते तो हम निकलवा लेते, और केस के वादा माफ गवाह को मुल्जिम बना दिया गया और 14 साल जो है वो मुल्जिमान को लगे अपने इस केस को क्लियर करने में। तो ये सूरत हाल है कि 14 साल के बाद इस केस से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बरी हुए हैं। 50 लाख रुपए उन पर ये जो है वो एक इल्ज़ाम था कि उन फ्रंट मैन के लिए उन्होंने लिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि 14 साल में प्रोसिक्यूशन FIA, उनके प्रोसिक्यूटर्स, अदालतें, पूरा सिस्टम, इनकी गिरफ्त 2013, 14, 15, 16, 17 में मैं पढ़ रहा था कि इनकी कभी वारंट गिरफ्तारी, कभी मफरूर करार दिया जा रहा है, कभी वो जमानतें हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद से, कभी सिंध हाई कोर्ट से करवा रहे हैं। मतलब पूरा एक सिस्टम जो है वो हिला हुआ है, लेकिन 14 साल बाद ज़ीरो रिजल्ट। हैरान कौन है कि हमारा जो सिस्टम है, पूरा निज़ाम इंसाफ है, उसका कितना खर्च हुआ होगा इसमें। इसी में अगर आप देख लें, नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, 5 साल वो चलते रहे मामलात, आखिर में अभी 2022 अक्टूबर में वो नैब ने कहा ये केस तो बनता ही नहीं थे। 5 साल के बाद वहां पे भी क्या हुआ, कई जो है वो मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों रुपए जो है वो प्रोसिक्यूशन पे लागे, आखिर में पता चला उन्होंने कहा केस ही नहीं बनता। तो इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, मतलब कहने का मकसद ये है कि 130 नंबर पे जो हमारा अदलिया है, ये अदलिया जो है वो 130 नंबर से ऊपर तब आएगी जब हमारा सिस्टम ठीक होगा। अगर केस नहीं बनता तो नहीं बनाना चाहिए, अगर बनता है तो ज़रूर बनाए। लेकिन ये जो मतलब तफसीलात सामने आ रही हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी तशवीशनाक हैं। ये मज़ीद हमारा जो इंडेक्स है जो जस्टिस का, वो नीचे जाएगा। और ये जो है वो अवाम का जो एतमाद है वो तो कहाँ गया। अवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए कम से कम आपको निज़ाम बेहतर जो है वो करना होगा। बिल्कुल ऐसी है साकिब साहब। इन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ केसेस बनाए थे आज उन्हीं का इत्तेहादी हूँ। एक तो मामला ये है, दूसरा मामला, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा मामला ये है कि बगैर इजाज़त के अब अगर एहतजाज किया जाएगा तो उसके लिए जो है सख्त तरीन कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। पहला निशाना तो क्या आप समझते हैं कि PTI बन सकती है, लेकिन फ्यूचर में ये सारी पार्टियां इसका निशाना बन सकती हैं? ये किया क्या है इन्होंने? अच्छा, मैं हमजा एक गिलानी साहब के हवाले से एक और कमेंट करूंगा। गिलानी साहब ने ना 2000 में पढ़ रहा था सारी चीज़ें, तो जब इनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, कभी ज़मानतें हो रही थी मुख्तलिफ, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि मैं जो है वो 5 साल जेल काट के आ रहा हूँ। ये पुरानी बात है, ये जेल काट के आए थे 5 साल जिन्होंने जेल काटी थी। उन्होंने कहा किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए और मेरे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सियासी कैदी तो हैं, कुछ सियासी कैदी मौजूद हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो इस्लामाबाद में जो बिला इजाज़त, बग़ैर इजाज़त के जो इज्तिमात होते हैं, जो रैलीज़ होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उस पर एक लॉ बनाया था सितंबर 2024 में इस हुकूमत ने। और उस लॉ में एक, मैं ये समझता हूँ, ज़ाती मेरी राय है, कंट्रोवर्शियल एक चीज़ आई। उसमें यह कहा गया कि 3 साल या 10 साल सज़ा हो सकती है अगर आप बगैर इजाज़त के जो है वो एहतजाज करेंगे। मेरा सवाल ये है कि यहाँ हमने देखा कि एक, उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले आपने एप्लीकेशन देनी है डिप्टी कमिश्नर को, उसके खिलाफ अपील चीफ कमिश्नर के पास, और उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला जो वो उसके खिलाफ आप नज़रसानी जो है वो दायर कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि जिसकी हुकूमत होती है वो अपने मुखालफिन को इजाज़त ही नहीं देते। PTI कई दफ़ा ये गए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के पास, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा चक्कर वो लगाते रहे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो अगर हर हुकूमत, आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, PTI को इजाज़त नहीं दे रही और उन्होंने बगैर इजाज़त जलसा किया है, तो उनके खिलाफ एक केस ट्रायल हो गया। 23 जुलाई को फैसला आ रहा है, उस पर हम ज़रूर उस दिन बात करेंगे कि अगर उनको सज़ा हो जाती है कि आपने सिर्फ जो है वो एहतजाज, प्रोटेस्ट, ये आइन ने हमें राइट दिया है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो कर सकते हैं शहरी,
तो अगर आज मुस्लिम लीग नून पीटीआई को इजाज़त नहीं दे रही और वो उसको बगैर इजाज़त के करना पड़ रहा है मजबूरन, तो कल अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई तो वो मुस्लिम लीग नून को इजाज़त नहीं देगी और उनको भी करना पड़ेगा, फिर यही कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए सियासी जमातों को कम से कम आइन में दिए गए जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसी आइन में दिए गए जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए कि जब आपकी हुकूमत हो तो आप अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरह के इकदाम करें, कल को आपके खिलाफ भी यही चीज़ें, यही कवानीन जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। साकिब बशीर साहब को, राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।